अब बारी आती है मध्यकालीन भारत के इतिहास की। जो दूसरा बिंदु है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है इसकी शुरुआत 712 ईस्वी से होती है और इसका जो पहला टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया गया है उस वह दिया गया है भारत में अरब आक्रमण या सिंध में अरब आक्रमण। भारत में अरब आक्रमण। दूसरा जो पॉइंट है वो है महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण। हमें इसको देखना होगा। फिर तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, या हम इसको कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमें देखना होगा, किसको देखना होगा, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा गुलाम वंश को, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को कवर करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद स्वतंत्र प्रांत। स्वतंत्र प्रांत खास करके दक्षिण भारत में जो स्वतंत्र प्रांत थे, जिसमें से एक आता है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। दूसरा है बहमनी शासन। स्वतंत्र प्रांत के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य और बहमनी शासन। अगला जो पॉइंट है मुगल वंश तथा शिवाजी। हमें इसको देख लेना होगा। 1526 से लेकर 1707 तक इसमें हमको कवर करना होगा। मेडाइवल इंडियन हिस्टोरी के अंतर्गत, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत यदि हम अंतिम मुगल वंश को देखते हैं तो हमें 1526 से लेकर 1707 तक देखना होगा। ऐसे मुगल साम्राज्य अंतिम रूप से जब अंत हो गया, 1857 को अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य की समाप्ति होती है, उसका अंत होता है, पतन हो जाता है। लेकिन तब तक अंग्रेजी हुकूमत या कह लीजिए कि अंग्रेज भारत आ चुके थे और औपनिवेशिक शासन की शुरुआत भारत में हो गई। तो हमें मुगल वंश के अंतर्गत हमें 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक देखना है। एक टॉपिक इसमें और है, एक टॉपिक और जो छूट गया है वो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ये हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास का सिलेबस है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। हमें क्या रणनीति बनाना है, हमें जेटेट को ध्यान में रखते हुए हमें कौन कौन से
पॉइंट्स ऊपर फोकस करना है, किन किन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किसको हमें सरसरी निगाह देकर छोड़ देना है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। हालांकि उम्मीद से ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, इस बात का दुख या कह लीजिए कि मलाल सबको होगा कि JTET में सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करते हैं भारत के आधुनिक भारत के इतिहास, यानी कि इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ। अब हम इतिहास के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि भारत के आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं। फिर से अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास का जो सिलेबस या दायरा है यह बहुत बड़ा है। जैसा कि प्राचीन भारत के इतिहास का दायरा बहुत बड़ा था, मध्यकालीन में देखने में तो लग रहा है कि ये छोटा है, लेकिन इसका भी दायरा कम बड़ा नहीं है। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो सबसे पहला जो बिंदु है या सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विदेशी कंपनियों का आगमन। विदेशी कंपनियों का भारत आगमन। इसके अलावे विदेशी या औपनिवेशिक शासन की स्थापना। निवेशिक शासन की स्थापना। इसी के अंतर्गत हमें कुछ स्वतंत्र राजघरानों को भी देखना है, जिसमें हमें अवध को पढ़ना पड़ेगा, हमें बंगाल को पढ़ना पड़ेगा, हैदराबाद के निजाम को पढ़ना पड़ेगा, मैसूर को देखना होगा। ये इसी के अंतर्गत आता है। टॉपिक नंबर 2 है भारत में गवर्नर जनरलों का कार्यकाल। भारत में विभिन्न गवर्नर जनरलों का कार्यकाल, यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जितने भी गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया उसके द्वारा भारत में कौन कौन से कार्य किए गए या उसके कार्यकाल में भारत में क्या क्या हुआ, उन सारी चीजों को हमें देखना होगा। अगला बिंदु है वो है विभिन्न चार्टर अधिनियम एक्ट। विभिन्न चार्टर अधिनियम या भारत अधिनियम। तीसरा पॉइंट है विभिन्न चार्टर अधिनियम तथा भारत शासन अधिनियम। इसको 2 बिंदु बनाया गया, एक बनाया गया है विभिन्न चार्टर अधिनियम और दूसरा भारत शासन अधिनियम। वस्तुतः इसमें हुआ क्या है कि जो चार्टर अधिनियम है, चार्टर एक्ट है, जब तक कंपनी के हाथ में भारत का शासन चला तब तक चार्टर अधिनियम आया समय समय पर। जैसे 1773 जो एक्ट है वो चार्टर अधिनियम के तहत आया, और जब 1857 की क्रांति होती है और 1857 के बाद जब 58 में भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर जो ब्रिटेन की संसद है वहां ब्रिटेन की संसद उसको अपने हाथों में लेती है, फिर वहां से भारत शासन अधिनियम की शुरुआत होती है। इसलिए इसको 2 बिंदु बनाया गया, विभिन्न चार्टर अधिनियम तथा भारत शासन अधिनियम।
अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन तथा सामाजिक संस्थाएं या विभिन्न जो संस्थाएं उस समय काम कर रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये कुछ समाज और संस्थाएं थी जो समाज सुधार के नाम पर कार्य कर रही थी। अगला बिंदु में हम आते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना, इसके अलावे गरम एवं नरम दल, इसको देख लेना है। इसके बाद गांधी युग को देखना है, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जितने तरह के आंदोलन चलाए गए उन आंदोलनों को देखना है, जिसमें से असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तथा भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुखता से हमें देखना होगा। इसके अलावे विभिन्न क्रांतियों को भी देखना होगा। विभिन्न क्रांतियां, यानी कि जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, या विभिन्न क्रांतियां या विद्रोह, संथाल विद्रोह, किसान विद्रोह, इन बिंदुओं को हमें विभिन्न क्रांतियों या विद्रोहों के अंतर्गत हमें देखना होगा। इसमें एक जो टॉपिक छूट रहा है और संभवतः यह सबसे मुख्य टॉपिक है, वो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 में लड़ा गया, इसको हमें प्रमुखता से देखना होगा। यह सिलेबस का हिस्सा है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको देखने के बाद हमारे पास और दो टॉपिक हैं जो हमें इसके अंतर्गत देखना, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा। भारत में सांप्रदायिकता, का विकास, इसको आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इसके अलावा जो अंतिम बिंदु है वो है 1940 के बाद आंदोलन तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति। कुल मिलाकर अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है अंग्रेजों के आगमन से और इसका अंत होता है भारत की आजादी तक। और उस तमाम इसके बीच में जितने भी बिंदु हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी घटनाएं हुई है, उन सारे घटनाओं को या कह लिए कि उन सारे विषय को हमें कैरी करना होगा, उसको कवर करना होगा। अगर हमें JTET के सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हमें पढ़ाई करनी है तो